सबसे पहले बात मौसम की, तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि देहरादून के लिए आज और रात में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आज रात के लिए। इसके साथ ही आज रात में टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार और बुधवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले 2 दिन देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि 1 अगस्त को बारिश में कुछ कमी होने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। पे जाते हैं, अगर आज 29 तारीख के लिए बात करें तो ऑरेंज में हमने जो है वार्निंग देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए रखी है, जिसमें हैवी से वेरी हैवी रेन की संभावना है। और इसी तरह जो हैवी रेन है उसमें टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत इनको रखा गया। और अंदर अगर बात करें तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को वो रखा गया है। कल जब आप जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ रही है, तो जो हमारे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या हरिद्वार और इसी तरह उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, इनमें हैवी से वेरी हैवी इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वो दिख रही है एक्टिविटी की इस तरह की मिलेगी। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कोटद्वार में पनियाली बरसाती नाला उफान पर आ गया है। नाले के उफान पर आने से कौड़िया बस्ती के लोग दहशत में हैं। गदेरा का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। घरों के अंदर कीचड़ और मलबा जमा हो गया है। भारी बारिश के चलते बरसात में हर साल कौड़िया बस्ती के लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। हाँ, रोखड़ का पानी कदियो आ जा। अब ये पानी चल लिया, हमें डर लग गया। हमारे तक घरों में पानी भर जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? बहुत पानी आता है हमारे घरों में। आप देखो गली में भी, हमारी गली में पूरा पानी है। ठीक है सर, अब देखो रोकड़ पानी को कितना पानी आ रखा है इस टाइम। अब खतरा है जितनी गली में लकड़ी वगैरह सब कुछ है, ये जो रखी है सब टूटा फुटा ये हट जाना चाहिए सर। बद्रीनाथ धाम में लगातार अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे ब्रह्मकपाल, गांधी घाट और तप्तकुंडी क्षेत्र में लगातार जल जमाव हो रहा है। दोपहर के बाद हर दिन अलकनंदा नदी रौद्र रूप में बह रही है। इसके बाद सुरक्षा के चलते पुलिस प्रशासन सभी घाटों को खाली कर रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की वजह से लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में एक बार फिर से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। जलस्तर बढ़ने से गंगा उफान में बह रही, जिससे लगातार घाटों को नुकसान पहुंच रहा है। गंगा नदी के उफान से भवनों और आश्रमों को भी काफी खतरा है। और बागेश्वर के बैकुड़ी में खड़िया खनन माइन में बनी झील के बहाव में एक मंदिर बह गया। गांव पर भी खतरा बना हुआ है। तेज बारिश की वजह से खड़िया खनन माइन से पानी भरा है, इससे खतरा भी बना हुआ है। खड़िया खान फट चुके हैं यहाँ। और गढ़वाल कमिश्नर ने आज टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया। गढ़वाल कमिश्नर ने पहले बिनक खाल राहत कैंप में प्रभावितों का हालचाल जाना। उसके बाद आपदा प्रभावित तिनगढ़ गांव का दौरा किया। कमिश्नर ने राहत कैंप में जरूरी सुविधाएं बढ़ाने के अधिकारी को निर्देश दिए। साथ ही बताया है कि ग्रामीणों के साथ एक संयुक्त टीम बनाकर क्षेत्र का निरीक्षण कर विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। टिहरी में बूढ़ा केदार में 27 जुलाई को गांव के ऊपर भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे गांव को खाली करा दिया। गांव के करीब 70 परिवारों को बिनक खाल राहत शिविर में रखा गया है। ज्वाइंट इंस्पेक्शन शुरू होगा और जैसे जैसे स्थान मिलते जाएंगे वैसे वैसे विस्थापन की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। अभी जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, जो हमारा शेल्टर होम चल रहा है, जो हमारा एक लोगों ने अपनी शरण ले रखी है, वहाँ का मैंने निरीक्षण किया, लोगों से बात की। लोगों के लिए खाने पीने, रहने, शौचालय सभी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। हरिद्वार में कांगड़ा घाट पर गंगा में डूब रही 4 कांवड़ियों को एसडीआरएफ ने बचाया है। कांगड़ा घाट पर मेरठ से आए 4 कांवड़िए गंगा में नहाते वक्त पानी के तेज बहाव में बह गए।
मौके पर मौजूद एसडीआरएफ के जवान ने फौरन नदी में कूदकर कांवड़ियों की जान बचाई। आपको बता दें कि पुलिस कांवड़ियों को गहरे पानी में न जाने को लेकर लगातार जागरूक भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी कांवड़ी अपनी जान जोखिम में पीछे जा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में थे। यहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही उत्तराखंड के भविष्य पर भी बातचीत हुई। बीजेपी के केंद्रीय ऑफिस में मुलाकात हुई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में थे। यहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। इसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। उत्तराखंड के भविष्य पर भी बातचीत हुई। बीजेपी के केंद्रीय ऑफिस में यह मुलाकात हुई है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत के सेलिब्रेटिंग एप्पल हार्वेस्ट कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके तहत चंपावत में प्राइवेट कंपनी की मदद से सेब के 100 बगीचे तैयार किए गए हैं। सेब के बगीचे 20 महीने में ही फलों का उत्पादन करने लगते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार राज्य में सेब पैदावार को बढ़ाने के लिए खास प्रयास कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन इसी का हिस्सा है। एप्पल मिशन के तहत सरकार सेब बागवान लगाने वाले किसानों को 80% सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार ने सेब नीति बनाई है। इसके तहत 8 साल में 5000 हेक्टेयर में सेब बागवानी का टारगेट रखा गया है। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिले हैं। गणेश जोशी ने कहा है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पाद खरीदेगी और जल्द ही इसके लिए एक MOU साइन किया जाएगा। गणेश जोशी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस पर सहमति जताई है और क्या साइन किया जाएगा। उत्तराखंड से रेड राइस, बासमती राइस, मिलेट और पहाड़ी दालों को केंद्र सरकार खरीदेगी। भारत सरकार को हमारी प्रदेश सरकार के साथ एक MOU साइन होगा और हमारे जितने भी उत्पाद हैं, पहाड़ी दालें हैं, चावल है, दाल, रेड राइस है, हमारे मिलेट्स हैं, सबको ये संस्था खरीदेगी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है और इससे सीधा हमारे किसानों को लाभ पहुंचेगा। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते के बदले अब रक्षाबंधन के बाद गैरसैंण में हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जल्दी इसकी घोषणा कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सत्र की तैयारी पूरी और जल्द सीएम इसकी तारीख फाइनल करेंगे। लोग इस सत्र को गैरसैंण में करने वाले हैं। अगस्त माह में होगा। चूँकि तिथि अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हम ये मान के चलें कि बहुत जल्द हम इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि पिछली बार आप जानते हैं कि जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया था, उनके निर्देशानुसार जब वो निर्णय हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग इसको गैरसैंण में करेंगे। कांग्रेस की केदार यात्रा आज रुद्रप्रयाग पहुंची। इससे पहले श्रीनगर गढ़वाल के पास श्रीकोट से आज कांग्रेस की पदयात्रा आगे बढ़ी तो धारी देवी के नजदीक भगवान शिव के जागर लगते ही कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर देवता प्रकट हो गए। हरक सिंह ने इस दौरान जाकर लगाने वालों को बाबा केदार का जाकर लगाने को कहा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ता भी ढोल दमाऊ और जागर पर थिरकते नजर आए। यात्रा जैसे जैसे केदारनाथ के नजदीक पहुंच रही है, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली के नेता यात्रा में जुटने की तैयारी कर रहे हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऑफिस से सीधे मॉनिटरिंग का असर यात्रा में अगले 5 दिन साफ नजर आएगा।
कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा रुद्रप्रयाग जिले में पहुंच चुकी है और इसी जिले में भगवान केदारनाथ का मंदिर है। जैसे जैसे कांग्रेस की ये यात्रा केदारनाथ के नजदीक पहुंच रही है, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक के कांग्रेस नेताओं के यात्रा में पहुंचने के प्रोग्राम तय हो चुके हैं। गढ़वाल में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत सोमवार को यात्रा में जुड़ गए। मंगलवार को पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, सीनियर नेता प्रीतम सिंह और केदारनाथ का मुद्दा उठाने वाले कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल यात्रा में जुड़ेंगे और ये चारों बड़े नेता 3 अगस्त तक इस यात्रा में एक साथ रहेंगे। 1 अगस्त को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी यात्रा में शामिल होंगे और खबर है कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी इस यात्रा में शामिल होंगी। 3 अगस्त को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा यात्रा में शामिल होंगे। तो आखिर में कांग्रेस को इंतजार है लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का, हालांकि अभी उनका प्रोग्राम तय नहीं हुआ है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास बीवी जी परसों यहाँ पहुँच रहे हैं पदयात्रा में। इससे स्वयं ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग कितने गंभीर हैं इस पदयात्रा को लेकर। हम अपनी आस्था पर चोट नहीं पहुँचने देंगे। हम बाबा केदार का जो सोना गायब हुआ है उसको वापस लाने की जो हमारी लड़ाई है उसको आगे बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं। केदार बचाओ यात्रा का मैसेज कांग्रेस पूरे देश में देना चाहती है, तो पार्टी नेता राहुल गांधी का ऑफिस यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहा है। यही वजह है कि आखिरी 5 दिनों में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली वाले नेताओं के भी चेहरे दिखेंगे और कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे बड़ा मैसेज जनता तक जाएगा कि भाई ये जनता मालिक है, ये जनता देखे कि भाई क्या हो रहा है। तो सवाल ये है कि यहाँ पर भी जनता देखे कि क्या हो रहा है। इसका आपका ये कहना कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। कांग्रेस का पहला कदम तो ये है कि सरकार जो गलतियां सरकार से हुई हैं सरकार उसको ठीक करे। सरकार अगर उसको ठीक नहीं करती तो निश्चित रूप में हम पूरे उत्तराखंड तक इस बात को ले जाएंगे। उत्तराखंड की केदार बचाओ यात्रा मंगलवार से रफ्तार पकड़ेगी, जब 5 बड़े नेता अगले 5 दिन एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो कांग्रेस हाईकमान इस यात्रा के जरिए मुद्दे के साथ उत्तराखंड की जनता को पार्टी के मजबूत होने का संदेश देना चाहती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। केदारनाथ में सोना चोरी मामले में नया मोड़ आ गया है। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि दानी दाता को पूरे मामले में कोई एतराज नहीं, लेकिन बाकी लोग खूब बयानबाजी कर रहे हैं। महाराज ने कहा उन्होंने साल भर पहले केदारनाथ के इस पूरे मामले की जांच के आदेश कर दिए थे। जांच अधिकारी कमिश्नर गढ़वाल ने अब ये रिपोर्ट मुझे सौंप दी है। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद इसे जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स है मैंने इसकी जांच 1 साल पहले करा दी थी। मैंने जांच मंगवाई है, मेरे पास जांच आ गई है। उसका अध्ययन करने के बाद मैं प्रेस के सामने सारी बात रख दूंगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दान दाता तो कह नहीं रहा है, बाकी इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है जो उचित नहीं है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पहले हो या केदारनाथ चुनाव, ये अभी तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो चुनाव भी पहले होगा उस चुनाव का असर दूसरे चुनाव पर साफ नजर आएगा। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस इसी लिहाज से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के साथ ही केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। 2 सितंबर को निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इससे पहले निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, जबकि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा केंद्रीय चुनाव आयोग करेगा। ऐसे में जो भी चुनाव पहले होगा दूसरे चुनाव पर उसका साफ असर दिख सकता है। सीमांकन की भी हम लोग मान के चलें बहुत जल्दी हम इसको अंतिम रूप में ले लेंगे और तत्पश्चात फिर आरक्षण होगा, क्योंकि जब तक सीमांकन पूरा नहीं होगा आरक्षण नहीं कर सकता और बिना आरक्षण के चुनाव नहीं हो सकता। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जैसी ये प्रक्रिया पूरी होगी तो हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। कि केदारनाथ में जितने काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, लोग चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी का विधायक फिर बने, क्योंकि वहाँ हमारे विधायक के अकस्मात निधन हो गया था और मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ हम अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। मंगलौर और बद्रीनाथ में जीत के बाद कांग्रेस जोश में है और कांग्रेस को उम्मीद है कि इसका असर न सिर्फ केदारनाथ चुनाव में दिखेगा बल्कि निकाय और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस ही जीतेगी। कोई भी चुनाव हो, चाहे केदारनाथ जी का उपचुनाव होना हो
चाहे निकाय चुनाव जो होने हैं पूरे प्रदेश के अंदर और चाहे आगामी पंचायत के चुनाव, इन सब चुनाव में बद्रीनाथ सीट पर और मंगलौर सीट पर पूरे देश के अंदर 13 उपचुनाव जो हुए अलग अलग राज्यों में, उसमें इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को जो फायदा हुआ उसका सीधा असर इन चुनावों पर पड़ेगा। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उत्तराखंड समेत पड़ोसी राज्य यूपी में विधानसभा का उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि या तो विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव घोषित हों या फिर उपचुनावों की डेट पहले जारी हो सकती है, और ऐसे में उत्तराखंड में निकाय चुनावों की तारीख इससे प्रभावित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से खबर, बद्री केदार मंदिर समिति के नए सीईओ विजय थपलियाल बने हैं। देहरादून में कैंप ऑफिस में थपलियाल ने चार्ज संभाल लिया है। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उनको शुभकामनाएं दी। आपको बताएं, बद्रीनाथ और केदारनाथ में यात्रा का प्रबंध मंदिर समिति ही करती है। क्या उत्तराखंड कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं और क्या प्रदेश अध्यक्ष का वास्तु को देखते हुए कमरा बदलने का असर दिख रहा है? क्योंकि जिस कमरे में अध्यक्ष रहते हुए किशोर उपाध्याय ने कुर्सी लगाई, वहां से अध्यक्ष और पार्टी जीत को तरस गए। तो क्या वास्तु बदलने से कांग्रेस की किस्मत चमकेगी? देखिए इस रिपोर्ट में। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव जीतकर कांग्रेस खुश है। 24 साल में पहली बार विपक्षी पार्टी ने उपचुनाव जीता तो कांग्रेस जीतने की सोच भी नहीं सकती थी, उसने उलटफेर किया। अब इस उलटफेर और कांग्रेस के दिन फिरने के पीछे वास्तु का एंगल भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पहले कमरा बदला। पुराने कमरे में नेगेटिविटी की बात करते हुए अध्यक्ष करण माहरा ने नया कमरा तैयार करवाया। कमरा बदलने का फायदा लोकसभा चुनाव में जीत के तौर पर तो नहीं मिला, लेकिन बद्रीनाथ और मंगलौर की जीत के पीछे इसे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा खुद मानते हैं कि कमरा बदलने का असर जीत से लेकर नेताओं के रवैये पर साफ दिख रहा है। और वास्तु का निश्चित ही फर्क पड़ता मैं मानता हूँ, और शुभ रहा मेरे को अपना कमरा बदलना। उसकी दिशा और उसमें जो एनर्जी है उसका लाभ मिला है। हम दोनों बाई इलेक्शन जीते हैं, यात्रा सफल हो रही है। हमारे कांग्रेस में दोबारा से पूरी एकता है, सारे सीनियर्स जूनियर्स मिलकर आज काम कर रहे हैं, ये उसी का प्रभाव है। अब इस पुराने कमरे को देखिए जहां बतौर प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कुर्सी लगाई। अब ये कमरा खाली पड़ा है, पर यहाँ कुर्सी लगाने वाले खुद भी चुनाव हारे, जबकि इससे पहले हरीश रावत और यशपाल आर्य अध्यक्ष रहते जिस कमरे में बैठे, पार्टी वहाँ चुनाव जीती। 2017 में अध्यक्ष रहते हुए किशोर उपाध्याय विधायक का चुनाव हारे, पार्टी भी हार गई। 2019 में अध्यक्ष रहते हुए प्रीतम सिंह लोकसभा चुनाव हारे और पार्टी 5 सीटें हारी। 2022 में अध्यक्ष रहते हुए गणेश गोदियाल विधायक का चुनाव हारे, फिर पार्टी चुनाव हारी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि वास्तु पर हम भरोसा करते हैं और जो भी है पार्टी के लिए अच्छे रिजल्ट आने चाहिए और पार्टी 2027 का चुनाव जीते। तो क्या करण माहरा ऑफिस में कुछ और बदलेंगे? उसमें उनको जो पहले कमरा मुझे आवंटित था या जिसमें मैं बैठता था उसमें कुछ लगा होगा, इसलिए उन्होंने कमरा आवंटित कर दिया हो। तो ये होता है, हम इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने तदनुसार जो उसमें परिवर्तन करने का काम किया है तो अच्छी बात है, सुखद परिणाम आने चाहिए। ये दोनों कमरे कांग्रेस के पिछले 10 साल का इतिहास है, जिसमें अब जाकर पार्टी विपक्ष में रहते हुए 2 उपचुनाव जीती है। अब देखना होगा कि पार्टी अध्यक्ष का कमरा बदलने का फैसला फिर सत्ता में वापसी करवा पाता है या नहीं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर पुलिस ने गरुड़ में करीब 6 नाली जमीन पर अवैध रूप से उगाई जा रही भांग की खेती को नष्ट किया। राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष ने रुद्रप्रयाग में अधिकारियों के साथ मीटिंग ली है और आपदा प्रबंधन के कार्यों और राहत बचाव में संबंध में समीक्षा की। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने आरोप लगाया कि चारधाम रजिस्ट्रेशन के नाम से गुजरात की कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
बागेश्वर में बीडी पांडे कैंपस में सैनिटरी पैड नैपकिन मशीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास की पहल पर यह मशीन लगाई गई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया खत्म होने के बाद दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ है, जिसमें नए सत्र में कॉलेज पहुंचे छात्रों को बेहतर छात्र बनने की दीक्षा दी गई। रामनगर में ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर कॉर्पोरेट ऑफिस में टीचरों के साथ संवाद कार्यक्रम हुआ। बढ़ते बागों से बढ़ रही चुनौती पर चर्चा हुई। बद्रीनाथ धाम में भी रिकॉर्ड तोड़ कांवड़िए पहुंचे हैं। अभी तक धाम में 5,500 से ज्यादा कांवड़ियों ने दर्शन किए। सावन के दूसरे सोमवार को ऋषिकेश के चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। सावन सोमवार पर देहरादून के कई शिवालयों में सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में सावन के श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन। इसमें हलवा पूड़ी के साथ पोहा, डोसा, पास्ता भी दिया गया। उत्तरकाशी जिले के जखोल में सोमेश्वर मंदिर को तोड़ा जा रहा है। ये पुराना मंदिर है और 22 गांवों की आस्था का केंद्र है। गांव के कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज से इसकी शिकायत भी की, तो सतपाल महाराज ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया कि काम हंस फाउंडेशन कर रहा है और कहा गया है कि उत्तराखंड शासन पुरातत्व विभाग के लिए मंदिर का आदेश है। खास बात यह है कि हंस फाउंडेशन सामाजिक संस्था है, जिसे भोले जी महाराज और माता मंगला इसके संस्थापक हैं। न्यूज़ 18 ने इस मामले में फाउंडेशन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। हमने जांच के लिए कहा है कि भाई कौन संस्था बना रही है, क्या बना रही है, क्या उनके पास पर्याप्त फंडिंग है, क्या क्या उनके पास एक्सपर्टीज है, मंदिर बनाने के उनके पास कौशल है, क्या उन्होंने प्लान सबमिट किया है, आखिर वो क्या करने जा रहे हैं ये तो पता चले। और उसमें 22 गांव का मंदिर है तो 22 गांव की सहमति होनी चाहिए। और मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सतपाल महाराज के धुर विरोधी पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसको लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किया। हरीश रावत ने कहा, धर्मस्व मंत्री ने हंस फाउंडेशन पर आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं, जो संस्था राज्य के हित में काम कर रही है। उन्होंने लिखा कि जरा गांव वालों से पूछ लेते, उनके आपसी झगड़े का बहाना लेकर आप हंस फाउंडेशन को अच्छे काम करने से रोकना चाहते हैं। ये राज्य के हित में अच्छा नहीं है।